देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है उसके बारे में। इसके लिए एक कोड है 2502 और शायद 1962 में आया था। तो अभी आपके स्क्रीन पर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ये कोड हमारे पास जो है, देखिए टॉप कॉर्नर में देखिए 2502 1963। इसके बाद रिवीजन शायद आया नहीं है, अगर आया होगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और स्क्रॉल करने के बाद देखिए, अब ये जो पेज आपके स्क्रीन पर है, पेज नंबर 5, जूम कर रहे हैं, एक टेबल बना हुआ है जो बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल है। एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। इसमें कॉलम नंबर 2 में देखिए C4R25 ये नोमेनक्लेचर है सरिया का, जो कि ड्राइंग में शायद दिया होगा। और कॉलम नंबर 3 में देखिए MS राउंड लिखा हुआ है 25 mm। तो आगे जो भी डाटा आप देखेंगे आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा, मतलब MS रॉड को ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हुक का सिस्टम आजकल नहीं चलता है। इसमें जो 2KD है उसमें का D जो है सो बार का डायामीटर है, जैसे 8, 10, 12, 16, 20, 25। और ये बेंड है, जो B आप देख रहे हैं, डेट इज बेंड का लेंथ है। तो ये बेंड चलता है, लेकिन ये हुक आजकल नहीं चलता है। इसके बाद देखिए टेबल नंबर 2 में देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। 3 तरह का रेनफोर्समेंट पर सरिया पर यूटिलाइज किया गया है इसका। ठीक है, अब देखिए माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील और कोल्ड वर्क्ड स्टील बार, ये सभी बहुत पुराना है। कोल्ड वर्क 1961, माइल्ड मीडियम टेंसाइल स्टील 1959 और माइल्ड स्टील 1959। ठीक है, ये टेबल नंबर 11 जो है हुक एंड बेंड अलाउंसेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। देखिए अब ये जो है सो लेंथ कितना होगा, जैसे देखिए ए में स्ट्रेट रॉड है तो L=L हो गया। ठीक है, बी में देखिए लेंथ कितना हो गया, L+H। H आप देख रहे हैं क्या है। उसी तरह सी में है L+2H, उसका बाद L+B। ये आप एक तरह से आप समझ लो कि ये बहुत पुराना डाटा है जो इसमें दिया हुआ है। जब कोड 1963 का है तो डाटा भी उसी समय का होगा। इसमें जितना भी बेंड वगैरह दिया हुआ है उसका आज यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल नंबर 5 में आइएगा तो इसमें आपको जो रेफरेंस नंबर ए दिया हुआ है वो मैक्सिमम यूज उसका होता है। कहीं कहीं अब बी का भी यूज आपको मिलेगा। इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि जो लेंथ है, देखिए थर्ड कॉलम में जिसमें लिखता है प्रॉक्स टोटल लेंथ A+E -12R-D। R क्या है, जहाँ से बेंड हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोला जाता है इसको, मुड़ रहा है जहाँ से। E और एक क्लियर है, और D जो है वो आपको बार का डायमीटर है। टेबल नंबर 6 में कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर आइए नीचे, ये टेबल नंबर 7 जो है उसमें भी कुछ भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन E और F का कुछ जगह पर EF जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है उसका कहीं यूज होता है, लेकिन नहीं के बराबर। ठीक है, इसमें आपको जो दिया है A और B और F और G, इसका काफ़ी यूज होता है। A, B और F, G, ये जनरली A और B जो है सो बीम का रिंग और कॉलम का रिंग में, और F और G जो है सो कॉलम के रिंग में सिर्फ यूज होता है। इसमें दोनों तरह का है, A, B, E, F दोनों देखिए चारों, इसमें हुक और विदाउट हुक दिया हुआ है। ठीक है,
जस्ट थर्ड कॉलम में अप्रॉक्स टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो देखेंगे तो देखिए, जिसमें ऊपर में देखिए ए बी में जिसमें हुक है उसमें +24D, जिसमें हुक नहीं है उसमें +20D। ये क्या होता है, ये जो लैब बनेगा, देखिए आप स्केच एंड डायमेंशन में देखिए, ऐसा अगर कोना में हुक नहीं बनता है तो लैब के लिए 20D में आएगा। सेम चीज़ आपका F और G में भी है। देखिए लास्ट में, अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, जो टेबल नंबर 9 है उसमें A B आपको यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसका एंड पर राउंड दिया हुआ है। C का यूज बहुत स्पेसिफिक होता है, खास करके जो पोस्ट टेंशनिंग का काम होता है कंक्रीट में, उसमें स्पेसिफिक जगह पर ऐसा रिंग लगाया जाता है। C जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, इसमें 10th स्किप कीजिए और 11th में जो है सो टॉलरेंस दिया हुआ है। अगर आप कटिंग करते हैं तो टॉलरेंस कितना होना चाहिए, अगर बेंड बार का कटिंग कर रहे हैं तो डायमेंशन में कितना टॉलरेंस होगा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, और 75 mm है, मान लीजिए 75 mm लेंथ है तो 3 mm अधिक हो सकता है, 5 mm कम हो सकता है। इस ढंग से इसको पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद टूल्स के बारे में दिया हुआ है। तो आजकल जो है और छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है तो टूल्स यूज करेगा जो आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, वैसा 3 वाला टूल्स नहीं यूज होता है, 4 नहीं यूज होता है। ठीक है, आजकल बार बेंडिंग मशीन और बार कटिंग मशीन मार्केट में है। ठीक है, हैंड कटर भी होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो जो टूल्स है उस ढंग का यूज़ नहीं होता है, खाली किताब में दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। देखिए कितना अच्छा, देखिए इसमें क्या है कि अगर आप वाल में जाएंगे, RCC वाल है या RCC ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिकल सरिया 2 लेयर में खड़ा हो रहा है, तो दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए स्पेसर, देखिए ये तो दिखाई दे रहा है, देखिए पर ये एक्यूरेटली बेंड स्पेसर बार है ना, ये यूज होता है। जनरली यू से बना के डालते हैं बार को। और सेम चीज़ इसमें भी है, ये देखिए 2 वर्टिकल के बीच में स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जनरली स्लैब का केस में होता है, इसको चेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए अभी ये जो है तो देखिए ये कॉलम का रिंग है। ठीक है, जितना हुक रहेगा, जो देखिए मैं बताता हूँ, एक हुक है तो एक सेट, 2 हुक है तो 2 सेट। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग 2 बार आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 हुक है तो 3 सेट। इसमें नीचे 1 2 3 4 5 हुक है तो 5 सेट, 5 टाइप लिखता है इसमें। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर कॉर्नर में हुक दिया हुआ है, जैसा यहाँ पर है, अगर कॉर्नर में हुक दिया हुआ है तो मास्टर रिंग है। मास्टर रिंग मतलब वर्टिकल सरिया के बाहर से रिंग। ठीक है, अगर कॉर्नर में कहीं भी हुक है, देखिए इसमें भी कॉर्नर में हुक है। ठीक है, ये कॉर्नर में हुक मास्टर रिंग है। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच का कुछ पार्ट, कुछ वर्टिकल सरिया को लेके रिंग का डिजाइन किया जाता है। इसमें भी है, देखिए कॉर्नर में हुक तो मास्टर रिंग है और नंबर ऑफ सेट कितना है, 4। तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान देने का बात यह है कि ये जो आपको 2502 1963 है वो माइल्ड स्टील को रख के बनाया गया। आज आप कौन सरिया यूज कर रहे हैं, आज आप थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड सरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारा पोर्शन रिब्ड होता है और वो डक्टाइल भी बहुत कम होता है, जिसके कारण अगर उसको बेंड करते हैं
तो मुड़ने का चांस कम होता है। तो BBS बनाने के समय में इसी का ध्यान रखिए। और अगर लेटेस्ट इसके बाद 2502 1963 के बाद मान लीजिए कि 2000 के बाद कोई रिवीजन आया है तो आप हमको कमेंट में बताइए, क्योंकि खोजे तो हमको मिला नहीं है, तो सोचे कि इसी पर वीडियो बनाकर आप लोग को जानकारी हम